जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्रेसिव कोचिंग एकेडमी के मिड डिवीजन टेस्ट 10 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, उसके पीछे जो लॉजिक्स है, जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक्स है, वो भी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है जो टेस्ट में 118 नंबर है। अगर आप देखते हो 118 नंबर एमसीक्यूज में इन लोगों ने केपी और केसी के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप देखते हो KP इज इक्वल टू KC इनटू RT की पावर क्या होता है? डेल्टा N होता है। अब बेटा ये डेल्टा N क्या है? ये डेल्टा N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन ये गैसियस होने चाहिए। अब बेटा अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो, ये सेम हो, तो डेल्टा N की वैल्यू बेटा क्या होती है? 0 होती है। तो अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाए तो KP इज इक्वल टू KC इनटू RT की पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा। जस्ट KP इज इक्वल टू KC नहीं होगा। अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 है तो KP विल बी इक्वल टू KX एंड KP विल बी इक्वल टू KN। आपको ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर आपको KP और KX के रिलेशनशिप का पता नहीं है, लेकिन जस्ट डेल्टा N के वैल्यू का पता है, तो आप इतना बता सकते हो कि KP का वैल्यू KC से ज्यादा होगा कि कम होगा, KP का वैल्यू KN से ज्यादा होगा कि कम होगा। कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन आंसर बता सकते हैं। अब बेटा अगर डेल्टा N की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बेटा ज्यादा आ जाए तो इस केस में KP विल बी ग्रेटर देन KC, KP विल बी ग्रेटर देन KN एंड KP विल बी ग्रेटर देन KX। ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर बेटा डेल्टा N की वैल्यू क्या हो? अगर डेल्टा N की वैल्यू लेस देन 1 हो या लेस देन क्या हो बेटा? 0 हो, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर KP विल बी व्हाट? KP विल बी लेस देन KC, KP विल बी लेस देन KX एंड KP विल बी लेस देन KN। बेटा ये सब के सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अक्सर आपको इक्वेशन गिवन होता है और आपको मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गिवन होते हैं और आपसे पूछता है कि इसके लिए KP का वैल्यू कैलकुलेट करो। आपको KC भी गिवन होता है और टेंपरेचर भी गिवन होता है, और उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इस केस में देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जो KP का वैल्यू है वो KC का भी वैल्यू है, और जो KC का वैल्यू है वो KP का भी वैल्यू है। तो अक्सर मतलब इंडिकेट में कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं होता, जस्ट वो आपका कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 118 में डेल्टा N की वैल्यू 0 है तो KP इक्वल है KC का, मतलब B का ऑप्शन इसमें क्या है? ठीक है। अच्छा बेटा अगर आप सेकंड नंबर एमसीक्यू देखते हो जो 119 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस रिप्रेजेंट्स द गेन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल के कंपाउंड है, और नॉन मेटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तब गेन कर सकता है जब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। मतलब सल्फर तब 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है जब वो +6 में हो, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो -2 में जाएगा। अगर क्लोरीन देखते हो, क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन तब गेन कर सकता है जब वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हो? +7 में हो, और 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो कहां पे जाएगा? -1 में जाएगा कि नहीं? तो यहां पर अगर आप देखते हो आप लोग के पास 119 में सारे के सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड गिवन होते हैं, गिवन है 119। अब नाइट्रोजन अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 का एलिमेंट है, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, और इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप इससे -8 करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर -3 आएगा क्या? नहीं, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर होता है मिनिमम ग्रुप नंबर -8 हो जाता है। मतलब सल्फर ग्रुप 6 का एलिमेंट है तो +6, मिनिमम उससे -8 करो तो -2। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से किस में नाइट्रोजन ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो मतलब +5 से -3 में -3 को किस में गया है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है
HNO3, तो HNO3 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, और NH3 में क्या है, NH3 में हमारे पास -3 है। अगर निकालते हो तो ये -6, ये +1, तो ये +5, और ये क्या हो जाएगा, ये +3, तो ये -3। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जी, बीट ऑप्शन है। बीट ऑप्शन बेटा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अच्छा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन है 120 के F2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कंप्लीटली विद द एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर जनरेटेड। तो देखो बेटा, मसला यह है कि आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन नहीं है। अब इक्वेशन आपने कैसे बनाना है। अब देखो बेटा, उसने रिएक्शन किया है किसके दरमियान, उसने एल्यूमिनियम का रिएक्शन किया है किसके साथ, HCl के साथ। तो देखो बेटा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था कि हमारे पास जो ऊपर वाले मेटल होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन गैस की जनरेशन कर सकता है। अब बेटा, अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो AlCl3 बनाएगा क्या नहीं, तो इसके लिए कम से कम 3 HCl चाहिए क्या नहीं। अगर 3 HCl आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगा क्या नहीं। तो हाइड्रोजन गैस का तो या एक मॉलिक्यूल निकलता है, या 2 निकलता है, या 3 निकलता है। अगर मैं यहाँ पर ये 3 लूंगा तो हाइड्रोजन के 3 एटम हो जाएंगे, 1.5 मॉलिक्यूल नहीं होता। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं मिनिमम 3 ले सकता हूँ, लेकिन मसला कहाँ पे आता है, हाइड्रोजन में आता है। अब बेटा, अगर यहाँ पे मैं 4 लूं तो हाइड्रोजन का मसला तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी आपने HCl4 देखा है, नहीं। अगर 5 लूं तो हाइड्रोजन का भी मसला आ जाएगा, और किसका भी आ जाएगा, एल्यूमिनियम का भी, क्योंकि HCl5 कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब बेटा, अगर ये मैं 6 लूं तो 6 से हाइड्रोजन का मसला भी खत्म हो जाएगा और एल्यूमिनियम का भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मैं 6 लूं और ये मैं 2 लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल ऑफ AlCl3 बन जाएगा क्या नहीं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 मोल ऑफ H2 बन जाएगा क्या नहीं। अब बेटा, यहाँ पर ये एक्सिस में है, वो इसकी बात ही नहीं कर रहा, वो इन दोनों की बात कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, खत्म। तो देखो बेटा, इसके 2 मोल से ये कितना बनता है, 3 मोल बनता है, उसने ये पूछा है। अब एग्जामिनर आपसे ये 10 भी बोल सकता है, तो इससे 10 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करो। अगर वो 50 का पूछे तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करो। अगर वो 100 का पूछे तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, इससे 50 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो बेटा, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो, आपने आंसर निकालना है। तो बेटा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है 40 ऑप्शन, यहाँ पर इसमें करेक्ट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ये कौन सा नंबर MCQ था, ये था 120। तो कौन सा ऑप्शन बेटा इसमें ठीक है, इसमें 40 ऑप्शन। इसमें जस्ट उसने बोला था कि आप इस इक्वेशन को क्या करो, बैलेंस करो। अब बेटा, यहाँ पर 121 नंबर MCQ में अगर आप देखते हो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट फेवर द इंक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, तो ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आप जितना भी अमाउंट ले लो ये उस पे डिपेंड नहीं करता। अगर अमाउंट पे नहीं करता तो देखो बेटा, ये हमारे पास सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कौन, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है हमारे पास इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन अगर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज होता है। तो वेपर प्रेशर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेटा डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, और किस पे करता है बेटा, एंड टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर आप बेटा यहाँ पे देखते हो, यहाँ पर इसने फर्स्ट ऑप्शन में इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर इससे चेंज हो सकता है। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो मैंने क्या बोला कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो यहाँ पर बेटा करेक्ट ऑप्शन 121 में कौन सा है, बी का ऑप्शन बेटा इसमें क्या है, ठीक है। अच्छा बेटा, 122 में आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि 2 मोल ऑफ A प्लस B, और ये क्या देता है, C देता है। और बेटा इसके लिए हमारे पास रेट लॉ भी गिवन है, ROR इज इक्वल टू K इनटू A की पावर 2 एंड B की पावर 1, ये गिवन है। अब अगर आप देखते हो बेटा, तो विद रिस्पेक्ट टू A ये सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू B ये फर्स्ट ऑर्डर है। और ये रिएक्शन क्या है, और ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है।
लेकिन उसने बोला है कि ये ए हमने क्या लिया, एक्सिस में लिया। तो जो चीज आप एक्सिस में लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर उस पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए में 10 लाख लो, 10 लाख मोल, और 10 लाख मोल में 1 मोल किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि एक कितना बचा, 9,99,999। तो सिंपल बोलना कि हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आया है। अगर कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आया तो मतलब हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता। अगर इस पे डिपेंड नहीं करता तो ये क्या हुआ, खत्म हुआ। अब बेटा ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर आप 122 में देखते हो तो 122 में बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। सीधो फर्स्ट में पढ़ते हो लेकिन उसने सीधो नहीं लिखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी बेटा नहीं बेटा, ये हमारे क्योंकि ये जीरो। जब आप लोगों ने SN2 पढ़ा होगा, SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफाइल को एक्सिस में ले लें, हमारे पास फिर वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर वो सीधो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, L5। अच्छा बेटा इसके बाद क्या है, हमारे पास द नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो देखो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 123 है। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा ये डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल। क्यों डायरेक्शनल है बेटा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ऑफ क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के लिए दूसरे ऑर्बिटल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर इसके साथ कोई बॉन्ड बनाएगा तो या तो इस डायरेक्शन में आना चाहिए या इस डायरेक्शन में आना चाहिए। इस डायरेक्शन में ये बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। मतलब अगर ये px है तो इसके साथ px ओवरलैप करेगा, अगर ये py है तो इसके साथ py करेगा, अगर ये pz है तो इसके साथ pz करेगा। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन किस केस में, हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि s ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो उस केस में हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा वो क्या होता है, वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन अगर आप बेटा आयनिक बॉन्ड देखते हो तो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या है, सोडियम प्लस है, मतलब सोडियम प्लस है। तो बेटा ये क्लोरीन को इस साइड से भी अट्रैक्ट कर सकता है, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड बेटा नॉन डायरेक्शनल होते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब एक्स वाई नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो बेटा, जिस कंपाउंड में भी कार्बन हुआ तो कार्बन का बॉन्ड क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन होता है, कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल। अगर आप ऑप्शन ए देखते हो तो CCl4 में कार्बन है तो क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। अगर आप इथेन देखते हो तो कार्बन है तो क्या होगा बेटा, डायरेक्शनल होगा। लेकिन अगर आप बेटा लिप डाइक्रोमेट देखते हो तो लिप डाइक्रोमेट में हमारे पास क्या है, आयंस है कि नहीं, तो यहां पर क्या होगा, Cr2O7-2, O7-2। देखो बेटा इसमें आयनिक बॉन्ड होगा और ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा कि नहीं। तो यहां पर डायमंड में कार्बन है और जहां पर कार्बन आ जाए बॉन्ड क्या बन जाता है, डायरेक्शनल बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ली है, सी है। अच्छा बेटा यहां पर अगर आप 124 देखते हो तो 124 क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पूछा है। अब बेटा ऑर्बिटल अगर आप क्या करते हो, ऑर्बिटल अगर आप शेल में फाइंड करते हो तो ये आप विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करते हो। और इसके लिए जो फार्मूला होता है बेटा वो n² होता है। और अगर आप ऑर्बिटल सब शेल में फाइंड करते हो तो ये विद द हेल्प ऑफ इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर फाइंड करते हो। और इसके लिए फार्मूला क्या है, 2n+1 है। अब उसने सेकंड शेल पूछा है तो सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। तो 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या नहीं। लेकिन अगर उसने सेकंड सबशेल पूछा होता तो सेकंड सबशेल पे बेटा कौन सा है, p है क्या नहीं। तो फिर यहां पर p के लिए n की वैल्यू बेटा क्या है, 1 है क्या नहीं। तो 2n1+1 से क्या आता है बेटा, 3 आता है क्या नहीं। तो सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल है, सेकंड सबशेल में 3 ऑर्बिटल है। तो बेटा यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहां पर करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। 124 में डेल्टा नंबर ऑप्शन ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद लिखा है कि which principle shows that the energy of 3D is more than 4s
अब बेटा यहाँ पर 5 प्रिंसिपल गिवन है, हंस रूल गिवन है, अब प्रिंसिपल गिवन है, n+n रूल गिवन है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि अब तो प्रिंसिपल से आंसर करेंगे, n+n रूल से आंसर करें। तो देखो बेटा n+n रूल तो एक मैथमेटिकल टूल है, आप इससे ये फाइंड कर सकते हो कि किसकी n+n वैल्यू ज्यादा है, किसकी n+n वैल्यू कम है। अब अगर लेट्स सपोज दो सबशीट की n+n वैल्यू सेम आ जाए, तो क्या आप ये बता सकते हो कि किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, किसकी एनर्जी कम है? फिर हमें ये अब तो प्रिंसिपल बताता है कि जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। n+n तो हमें ये नहीं बता सकते, उसके जरिए तो हम जस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो तो एक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटा है चार्ली। ये कौन सा था? 125 to 125 में बेटा करेक्ट ऑप्शन और चार्ली है। अच्छा बेटा द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ PF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट ऑफ। तो देखो बेटा PF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? PF3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो तो वो उसको कितने एंगल पर रखेगा कि उसमें डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो? 120 पे रखेगा कहीं, तो वो मॉलिक्यूल बेटा क्या होगा? वो मॉलिक्यूल हमारे पास प्लेनर होगा। तो ये हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसको एक्सप्लेन करता है बेटा? ये हमारे पास sp2। तो 126 में जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो कौन सा है? 126 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। अच्छा बेटा इसके बाद एक रिएक्शन आपको गिवन है 2 + a, यहाँ पर क्या गिवन है? 2 + 1a + 2b, और ये क्या देता है? ये c देता है। और आपसे बोलता है कि अगर हम 5 मोल ऑफ a ले और 8 मोल ऑफ क्या ले? 8 मोल ऑफ b ले। पहले तो ये इक्वेशन एक ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना कोई एक्सिस रिएजेंट है। ये आपको क्या बताता है? ये इक्वेशन जब ये 1 मोल हो तो बेटा ये कितना चाहिए? 2 मोल चाहिए। अगर ये 10 मोल हो तो ये कितना चाहिए? 20 मोल चाहिए। अब बेटा अगर ये 5 मोल हो जाए तो ये कितना चाहिए? 10 चाहिए कि नहीं? और ये 10 से कम है कि नहीं? अब ये हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक अमाउंट से कम है तो ये लिमिटिंग है, और ये क्या है? एक्सिस है कि नहीं? अब प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि नहीं? और ये इक्वेशन आपको ये भी बोलता है कि इसके 2 से ये कितना बनता है? 1 बनता है। तो 8 से बेटा कितना बनेगा? 4 बनेगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बेटा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है? डेल्टा। 127 में बेटा डेल्टा ऑप्शन ठीक है। वो चीजें छोड़ो कि इसको ट्रिगोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड करो जिससे कम। बेटा ये नॉर्मल और ये हमारा उन बच्चों का काम है। आप क्या बने? आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, आप डायरेक्ट इक्वेशन से बताया करें। वो पुराने टूल देखो, बस ट्रिगोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो जिसका आंसर ज्यादा हो जिसका नो, डायरेक्ट आप ऐसा क्या करें? तो बेटा यहाँ पर हमारे पास कितने मोल ऑफ सी बनेगा? 4 मोल ऑफ सी बनेगा। अब बेटा यहाँ पर which one of the following has the highest E/M ratio for canal race? तो देखो बेटा E/M रेशियो के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन ए क्या गिवन है? मैं 128 की बात कर रहा हूँ। 128 में हमारे पास ऑप्शन ए गिवन है H2, ऑप्शन बीटा क्या गिवन है? ऑप्शन बीटा गिवन है O2, ऑप्शन चार्ली क्या गिवन है? N2 गिवन है, और ऑप्शन डेल्टा क्या गिवन है? R गिवन है। अब बेटा अगर E/M रेशियो की बात आ जाए, E/M, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें से E/M रेशियो किसकी ज्यादा है तो सबकी E/M रेशियो क्या है? 0 है, क्योंकि किसी पे भी चार्ज नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्योंकि E/M क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो होता है। अगर मैं E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज की बात करूं तो कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हमारे पास सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर मैं E/M रेशियो ऑफ कैनाल रेज की बात करूं, कैनाल रेज, तो देखो बेटा कैनाल रेस हमारे पास नेचर ऑफ गैस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। कैनाल रेस में सब पे यहाँ पे चार्ज क्या है? सेम है। अगर चार्ज सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसकी E/M रेशियो क्या होगी? कम। जिसका मास कम उसकी E/M रेशियो बेटा क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा बनता है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए बनता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द टर्म फॉर द what is the term for the smallest repeating unit of a crystal lattice? तो देखो बेटा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 129 में ए आता है, 129 में कौन सा आता है? ए यूनिसेल होता है बेटा। अच्छा which reaction condition doesn't increase the reaction rate? तो देखो बेटा ऑप्शन ए गिवन है इंक्रीजिंग
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हुए तो ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन कब? जब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना हो और नेगेटिव ना हो। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब बीटा ऑप्शन अगर आप देखते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर जल्दी बताओगे, मैं ऑप्शन तक पहुंच जाऊं। अच्छा, बीटा ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। थर्ड नंबर है चार ऑप्शन है कि कैटलिस्ट तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड का भी करता है और बैकवर्ड का भी करता है विद द सेम रेट। ऑप्शन डेल्टा केवल है कि डिक्रीजिंग टेंपरेचर। तो देखो बेटा, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, टेंपरेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि एवरी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बिफोर द ट्रांजिशन स्टेट। और अगर एंडोथर्मिक है तो टेंपरेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। Our every reaction is exothermic reaction after the transition state, but our all reaction depends upon the total heat absorbed or total heat released. हाँ, लेकिन endothermic reaction के रेट में ज्यादा इंक्रीज आता है by increasing temperature as compared to the exothermic reaction. तो हमारे पास टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्या है, यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन ठीक है, ये 130 है। तो 130 में बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है? 130 में हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर आप देखते हो तो which bonds are broken during the sublimation of dry ice। तो देखो बेटा, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है, और जब भी फिजिकल चेंज आता है तो उसमें कौन से फोर्सेस या कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं? जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या तो हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है, या क्या है? डाइपोल फोर्स है, या क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। और इन सब को आप वन डर वाल फोर्स भी बोलते हो। तो देखो बेटा, केमिकल चेंज के लिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और केमिकल फिजिकल चेंज के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही हम क्या करते हैं? सब फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी का ऑप्शन 131 में अगर आप देखते हो तो 131 में बी का ऑप्शन बेटा क्या है? ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखते हो इसके बाद, तो यहाँ पर क्या है कि टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लूं, ये 132 है, हमारे पास H2 है प्लस Cl2 है, और यहाँ पर ये क्या देता है? 2HCl देता है। ये एक स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें ना कोई रिएक्टेंट ज्यादा है और ना कोई रिएक्टेंट कम है। और ये इक्वेशन बोलता है कि जब ये 1 मोल हो तो ये कितना चाहिए? ये 1 मोल चाहिए। अब अगर ये मैं 10 मोल लूं और ये भी मैं 10 मोल लूं, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट क्या है? स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर ये मैं 100 लो और ये भी 100 लो, तो देयर इज नो एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, बिकॉज़ द अमाउंट इज अ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ पर ये 100 लूं और ये 200 लूं, तो देखो बेटा, यहाँ पर 1 के लिए 1 चाहिए, तो 100 के लिए 100 चाहिए। तो ये अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट नहीं है। अब ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से ज्यादा है तो ये एक्सिस है, और ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से कम है क्योंकि ये लिमिटिंग है। क्योंकि इसके 1 के लिए ये 1 चाहिए, तो 200 के लिए 200 चाहिए, और ये 200 से क्या है? कम है। तो तब हमारे पास लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट आता है जब अमाउंट बेटा क्या हो? नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 132 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? 132 में बीटा ऑप्शन ठीक है। अच्छा बेटा, applying the first law of thermodynamics to a gaseous system in which heat is released by the system and work is done by the system, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हीट रिलीज करता है तो Q की साइन तो क्या होगी? नेगेटिव होगी। और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है? शाबाश, जल्दी करो। क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब एक्सपेंशन बेटा होता है हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। कंप्रेशन का वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 133 में कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? 133 में डेल्टा ऑप्शन ठीक है, मतलब डेल्टा E विल बी इक्वल टू -q - W। अच्छा बेटा कंसीडर अच्छा 134 है कॉपर विल कनेक्टेड टू शी विल एक्ट एज। तो देखो बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम दो मेटल को या दो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं तो एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। ऊपर वाला एनोड की तरह काम करता है, नीचे वाला कैथोड का, मतलब ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन होती है, नीचे वाले की क्या होती है? रिडक्शन। अब अगर आप कॉपर देखते हो तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो हमारे पास हाइड्रोजन एनोड होगा और कॉपर क्या होगा? कैथोड। मतलब हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर पे क्या होगा? रिडक्शन होगा क्या नहीं? तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पर शी विल एक्ट एज एनोड। तो 134 में करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा है? 134 में अल्फा ऑप्शन और ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है कि which of the following radiation is the highest wave number? तो देखो बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होते हैं? रेडिएशन होते हैं। और वो कौन से रेडिएशन है? RMI ठीक है, RMI V UV X जी। अब अगर आप इस साइड पे बेटा जाते हो ये एक स्पेक्ट्रम है, तो इस साइड पे एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या करता है? इंक्रीज और वेवलेंथ क्या करता है? डिक्रीज। तो द मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गामा रेज। The highest wave number part of electromagnetic spectrum is gamma rays. The highest frequency part of electromagnetic spectrum is gamma rays. बेटा ये नहीं है। अब यहाँ पर X-rays is the second most energetic part of electromagnetic spectrum. तो अगर ये नहीं है तो फिर किसकी एनर्जी ज्यादा है? फिर X-rays की एनर्जी ज्यादा है। तो 135 में बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है? 135 में हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो गामा रेज इसकी वेव नंबर भी ज्यादा होगी। 136 है कि which of the following compound doesn't contain an ionic bond? मतलब इसका मतलब है कि किस में कोवेलेंट बॉन्ड है? तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बेटा दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नॉन मेटल होने चाहिए। अब अगर आप देखते हो ऑप्शन ए HCl, तो HCl में दोनों नॉन मेटल है क्या नहीं? इसमें बॉन्ड क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्या नहीं? अगर आप ऑप्शन बीटा देखते हो, चांदी देखते हो, डेल्टा देखते हो, तो एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या है? अल्फा है। And which of the given chemical species does the central atom exhibit an oxidation state is 0? तो देखो बेटा हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन, अगर मेटल हमारे पास नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रांजिशन कंपाउंड देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो अगर उसमें ट्रांजिशन सेंट्रल मेटल एटम के साथ न्यूट्रल लिगेंड लगा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे उस लिगेंड की वजह से क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है? यहाँ पर आपको निकल गिवन है और इसके साथ CO गिवन है, जिसका हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो बेटा इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी चार्ज 0, बाकी सब में मेटल्स पे क्या है? चार्ज है। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो? 136 में हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक है और 137 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? 137 में बीटा ऑप्शन ठीक है। अच्छा, a 5 mole of H2 react with 5 mole of O2। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आपको इक्वेशन गिवन नहीं है। अब बेटा आपको पता है कि हमारे पास 2H2 + 1O2 ये क्या देता है? 2H2O देता है कि नहीं? ये इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये एक स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं है और इस पे जो अमाउंट है उस अमाउंट को स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट बोला जाता है। अब ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट बेटा आपको क्या बोलता है कि जब ये 2 मोल हो तो ये कितना चाहिए? 1 मोल। जब ये 20 मोल हो तो ये 10 मोल हो, अगर ये 200 मोल हो तो ये 100 मोल। इसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सिस नहीं है। लेकिन बेटा क्वेश्चन में ये भी आपको 5 गिवन है, ये भी आपको 5 गिवन है। तो देखो बेटा अगर 2 के लिए 1 चाहिए तो 5 के लिए 2.5 चाहिए, या अगर 1 के लिए 2 चाहिए तो 5 के लिए 10 चाहिए, और ये 10 से कम है कि नहीं? तो ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टर है कि नहीं? और अगर बेटा इक्वल मोल गिवन हो तो द लिमिटिंग रिएजेंट विल बी द वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट। इसको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर दोनों 5-5 मोल गिवन है, अगर दोनों 10-10 मोल गिवन है, अगर दोनों 100-100 गिवन है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो? ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। यहाँ पर ये आज आप लोगों ने क्लासेस में पढ़े हैं लेकिन जस्ट आपको इक्वेशन की बैलेंसिंग आनी चाहिए थी। यहाँ पर अल्फा ऑप्शन क्या है? ठीक है।
अच्छा बेटा इसके बारे में 10 लीटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द ग्रेटेस्ट मास एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो देखो बेटा अगर वॉल्यूम सेम हो वॉल्यूम तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल सेम हो सकते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं। अगर एटॉमिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन मास सेम नहीं हो सकते। अब उसका मास ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो या जिसका मोलर मास ज्यादा हो। अब यहां पर देखो हमारे पास SO2 का Cl2 का जो मोलर मास है वो क्या है, ज्यादा है, 71 है। SO2 का हमारे पास 64 है, O2 का 32 है, N2 का क्या है 28 है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है 139 में वो कौन सा बनता है, वो हमारे पास बीटा। अगर मैं बोलता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में सेम है, नंबर ऑफ मोल तो नंबर ऑफ मोल सब में सेम है, क्योंकि ये एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन व्हिच गिव स्टेबल प्रोडक्ट्स आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने आप से एनर्जी निकालता है। अगर एनर्जी निकालता है तो एनर्जी कम हो जाती है, जिस चीज के साथ एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिएक्शन बेटा क्या होते हैं, ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो एंडोथर्मिक आइसोथर्मल ये गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर क्या है, एमसीक्यू नंबर 140। तो 140 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, वो अल्फा है। अब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है। तो देखो बेटा आपने वैलेंस शेल को देखना है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो तो वहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो आपको पीरियड के नंबर के बारे में बताता है, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको ग्रुप नंबर के बारे में बताता है। अगर आप इस क्वेश्चन का क्या देखते हो, अगर आप इस क्वेश्चन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हो, वैलेंस शेल का मतलब यहाँ पर 4th शेल है। तो 4th शेल में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 4s2 है और 4p1 है। इसका मतलब है कि ये 4 पीरियड से है और थर्ड ग्रुप से। जी समझ आ रही है, 4th पीरियड और थर्ड ग्रुप। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर गलत क्यों है, लेकिन 4th पीरियड करो और थर्ड ग्रुप करो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 141 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको अंडरस्टैंड करो। ये सी भी हो सकता है, सी में भी 4th पीरियड, सी 4th पीरियड एंड 7 ग्रुप का तो हो ही नहीं सकता ना। 5 ग्रुप भी नहीं हो सकता। आपने कहा कि मैंने यही बोला ना कि थर्ड ग्रुप करो। यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे क्या है, गलत है। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हो कांटेक्ट प्रोसेस में बेटा SO2 है प्लस O2 है, ये रिएक्ट करता है और 2SO3 बनाता है। अब बेटा यहाँ पर ये सिस्टम किस में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर आप इस सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो उस डिस्टर्बेंस को क्या करेगा, खत्म करेगा। मतलब हम जब जो चेंज लाते हैं वो उस चेंज को खत्म करेगा, वो हमारे खिलाफ काम करेगा। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम सिस्टम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करें तो इस रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप देखते हो बेटा ये एसोसिएशन रिएक्शन है, और एसोसिएशन रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं क्या नहीं। तो अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में ज्यादा इंक्रीज आएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या आएगा, कम इंक्रीज आएगा। कभी समझ आ रहा है क्या नहीं। अब उसने बोला है कि हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम मतलब हमारे पास SO3 बनना चाहिए। तो SO3 के लिए बेटा मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो द सिस्टम विल गोस इन द डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल। प्रोडक्ट में 2 मोल है और रिएक्टर में कितने मोल है, 3 मोल है। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से तो SO3 ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर आप देखते हो बेटा हाई टेंपरेचर तो हाई टेंपरेचर से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में ज्यादा इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से SO3 की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है बेटा, अगर आप डिक्रीजिंग SO3 तो इसकी कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे तो सिस्टम इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज। तो ये भी ठीक है। और इंक्रीजिंग SO3 अगर आप क्या करते हो, इंक्रीजिंग SO3 दो ऑप्शन बी और सी। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड इंक्रीज करेगा। नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन गलत है।
क्योंकि अगर आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज भी है ना सर। हाँ, तो डिक्रीज तो करोगे तो ठीक है, SO3 तो बनेगा, ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है बेटा, ये नहीं क्यों होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है बेटा, हाई टेम्परेचर। अब बेटा यहां पर कंपेयरिंग द बॉन्ड लेंथ, अगर आप बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है आप लोग, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 142 था, तो 142 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, बीटा। ठीक है बेटा, कंपेयरिंग द बॉन्ड जी, हाँ डेल्टा जब आप क्या करोगे, मतलब यहां पर अगर आप SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हमें SO3 की कंसंट्रेशन, हमें SO3 चाहिए। वही कह रही हूँ कि दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकते हैं ना, बी और डेल्टा। ठीक है ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ, अब यस ऑप्शन नहीं है तो क्या करूं। अच्छा बेटा, कंपेयरिंग द बॉन्ड लेंथ, जब आप बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हो तो देखो बेटा जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है उतना बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और ये ज्यादा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा 143 में वो क्या है, 143 में बीटा ऑप्शन यहां पे ठीक है। अच्छा बेटा, which of the following is not possible, मतलब इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप देखते हो बीटा ऑप्शन में हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 के बने और इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 के बने। तो अगर इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो न्यूटन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से ज्यादा या कम नहीं हो सकती, वो 0 होगी। और यहां पर क्या के बने, यहां पे 1 के बने, तो बीटा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो 144 में कौन सा है, बीटा है। अच्छा बेटा, which quantum number defines the geometry or shape of the atomic orbital, तो देखो बेटा ये इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर करता है और इज़िम्यूथल क्वांटम नंबर इसको एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर लोड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 145 में करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन बीटा है। अच्छा बेटा, ये जगह है। अच्छा बेटा, यहां पर इसके बाद है कि अभी एसिड एक्साल विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास बफर तो बनेगा लेकिन वो बफर एसिडिक बफर होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर हम वीक बेस ले विद अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड तो फिर हमारे पास बेसिक बफर बनेगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन 146 से, तो 146 में बेटा कौन सा ऑप्शन, ठीक है बीटा। अच्छा, यहां पर 147 में गिवन है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तब इफेक्टिव होगा जब ओरिएंटेशन क्या होगा, प्रॉपर होगा। लेकिन जस्ट कोलिजन के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं, समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है इसके साथ। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो 147 में क्या है, 147 में हमारे पास है चार्ज ऑप्शन। ठीक है बेटा, सॉरी चार्ज नहीं, अल्फा। अच्छा बेटा, introducing a catalyst to a chemical system alter which one of the following quantities, तो देखो बेटा कैटलिस्ट का एंथैल्पी से कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या करूं, यहां पर एक डायग्राम बनाओ, यहां पर क्या है, इस साइड पे एनर्जी है, इस साइड पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब बेटा ये हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है और लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब यहां पर ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब यहां से यहां तक के जो एनर्जी गैप है इसको डेल्टा एच बोला जाता है। अगर आप इसमें कैटलिस्ट डालोगे तो कैटलिस्ट जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। अब अगर इसको डिक्रीज करेगा बेटा तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी हुई फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी हुई फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों इसने डिक्रीज की, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी करती है और बैकवर्ड के लिए भी। लेकिन इस अभी भी हमारे पास जो एंथैल्पी है वो वही है। तो कैटलिस्ट एंथैल्पी को चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट एंट्रोपी को चेंज नहीं करता। एमसीक्यू का मतलब जल्दी बताओ कौन सा था, 148। हमारे पास डिप फ्री एनर्जी, इसके एनर्जी ये जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, चेंज। और अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बेटा यहां पर चार्ली ऑप्शन 148 में अगर मैं देखूं तो 148 में चार्ली ऑप्शन ठीक है। इसके बाद बेटा आपको क्या जो है, आपको the amount of heat required to increase the temperature of 100 gram of water from 0 to, तो यहां पर ये इस इक्वेशन से आप कर सकते हो कि डेल्टा E is equal to mc डेल्टा T।
ये क्या है? मास है, जो आपको गिवन है। कितना गिवन है? 100 ग्राम गिवन है। तो 100 की जगह मैं 10 पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये भी आपको गिवन है। कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 4.184। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? तो 100 और 0 में कितना चेंज होता है? 100 ही होता है। तो 100 की जगह मैं 10 पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बेटा ये 4.184 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 149 में ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, उस पर अटैक करो, कसम से आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आप क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हो कि इसमें इतना ज्यादा डेटा केवल इसको सॉल्व कैसे करूंगा। नहीं, आप उस पे केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ो कि केमिस्ट्री आपसे डर के भागे, जैसे आप कोई भूत है, समझ आ रहा है नहीं? तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। अच्छा बेटा, व्हाट डज a very 150 number excuse है कि what does a very low Kp value of salt indicate? तो देखो बेटा Kp क्या होता है? Kp is the product of cation and anion। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर मेरे को Ksp is equal to the product of cation plus N2 anion होता है क्या नहीं? या अगर A भी साथ हुआ तो A plus और B माइनस होगा क्या नहीं? अब जितना इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी Kp की वैल्यू ज्यादा होगी। अब इसकी कंसंट्रेशन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होती है? इंक्रीज होती है। वो छोड़ो, यहाँ पर क्वेश्चन और है। यहाँ पर अगर एक इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो इसका मतलब क्या है कि Kp की वैल्यू क्या है? कम है। इसकी कंसंट्रेशन कब कम होगी? जब साल्ट की सोलबिलिटी क्या हो? कम हो। तो यहाँ पर लो सोलबिलिटी ऑफ साल्ट, आप लोग के दांतों में कैल्शियम फ्लोराइड एक साल्ट पाया जाता है। हमारे मतलब पैदा होने से मरने तक वो साल्ट खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी सोलबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ना होने की बराबर है। अगर ये NaCl होता तो एक दिन में खत्म हो जाता, क्योंकि उसकी सोलबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो अगर वेरी लो Kp की वैल्यू हो तो इसका मतलब है कि साल्ट की सोलबिलिटी कम है। अच्छा, इन विच केस विल द सोलबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीज? आपने बेटा AgCl की सोलबिलिटी को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो HCl की सोलबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए आप कॉमन आयन इफेक्ट का कांसेप्ट यूज करें। यहां पर क्लोरीन की कंसंट्रेशन किसी तरीके से ज्यादा करे तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ बैकवर्डेशन क्या करेगा? इंक्रीज। तो साल्ट की सोलबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ऑप्शन ए आपको क्या है कि हीटिंग द सॉल्यूशन, तो टेंपरेचर को इंक्रीज करने से सोलबिलिटी क्या करती है? सॉरी में बोलो। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? एडिंग वाटर टू द सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, वाटर के डालने से सोलबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, अनइफेक्टिव भी हो सकती है, लेकिन डिक्रीज कभी नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन है कि पासिंग HCl, तो अगर आप इससे बेटा HCl पास करोगे तो HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट आयोनाइज होता है H+ में और Cl- में। तो यहाँ पर कॉमन आयन आए कि नहीं? कॉमन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, अनकॉमन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ बैकवर्डेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जितना Ag+ था वो पीछे चला जाता है, तो सोलबिलिटी ऑफ साल्ट क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, कीपिंग इन माइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन H2O एंड NH3। तो बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर H2O, क्योंकि H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है और वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो NH3 और HF में अब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? सेम है क्या नहीं? दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है क्या नहीं? तो अब HF की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। आप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से तब बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हो जब दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बेटा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 152 में कौन सा है? ये 149 के बाद बताओ कौन कौन सा मैंने मिस किया? 150 में कौन सा था? जल्दी जल्दी बताए। 150 ए 151 में बीटा, 152 में बीटा। ठीक है, इसके बाद कौन सा था? 153 में। अच्छा, which element are fully occupied the d subshell and the neutral atomic state?
तो देखो बेटा जिंक अगर आप देखते हो यहाँ पर हमारे पास जिंक केन में मरकरी का न्यूट्रल स्टेट या एटॉमिक स्टेट में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होता है कंप्लीट। यहाँ पर जिंक की जगह अगर आपको केन में भी दिया जाए तो उसका भी है, क्योंकि आपने उसके नीचे देखना है ना, क्योंकि हमारे पास उसकी बेनिफिशियल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है सेम होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। तो 153 में करेक्ट ऑप्शन बेटा चार्ली है। अच्छा अगर इसके बाद देखते हो यूनिट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, तो देखो बेटा लेटेस्ट एनर्जी सफेद हो ग्रीन हो ब्लू हो, सबकी एनर्जी सबका यूनिट क्या होता है जूल होता है या किलो जूल होता है। लेकिन यहाँ पर हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो सब्सटेंस हम मोल में लेते हैं, तो किलो जूल पर मोल, सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है कहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी का है। तो 154 में करेक्ट ऑप्शन बी का है। अच्छा बेटा यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट मेड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइस एट 25 डिग्री सी, द वैल्यू आफ्टर मेल्टिंग वाज फाउंड। तो देखो बेटा आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है ज्यादा है। अगर उसको मेल्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और फिर यहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाकी तीन ऑप्शन देखते हो तो बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे पास वॉल्यूम क्या हुआ है, 100 से इंक्रीज हुआ है। हालांकि वॉल्यूम 100 से इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम 100 से डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसकी डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि आइस डजंट मेल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोई सेंस है, कोई मतलब होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है बीटा। तो 155 में करेक्ट ऑप्शन बीटा है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन में 100 से ज्यादा के बने हैं। ये 97 भी लिख सकते थे, ये तो मैंने अपने आप से दिया है, ये तो मैंने जस्ट आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए दिया है कि आप सोचते थे। सो मैं यही बोलो कि ये 97 हो सकते, 99 हो सकती है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकते और 100 नहीं हो सकती। और यहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं चेक कर रहा था। जैसा मैंने आपको केपी और केसी दिया, मैं एक रिएक्शन दूंगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे, आपसे बोलूंगा कि केपी कैलकुलेशन, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और है, एक रिएक्शन गिवन है 2a + b, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे बेटा, ये थोड़ा सा साफ कर, बस 4-5 एमसीक्यूज है, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ। अच्छा बेटा यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, आपको रिएक्शन कैसे गिवन है, रिएक्शन गिवन है कि क्या गिवन है रिएक्शन में, फिर से वो हो गए कहां पे है, क्वेश्चन नंबर 156। अब 156 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमारे पास 2a है प्लस क्या है b है, और ये क्या बना रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास c + d बना रहा है, c + d। और यहाँ पर इसके लिए r और r, यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो r और r will be equal to k into a की पावर 2 और b की पावर होगा। अब इसका एक्टिव मास, इसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो हमने कांस्टेंट किया है। हम विद रिस्पेक्ट टू a इसका क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं। तो अगर मैं a की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ a को अगर मैं 3 करूं तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी का है। अच्छा बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन क्या है कि which of the following reaction occurs more rapidly at room temperature। तो देखो बेटा आयनिक रिएक्शन क्या होते हैं, आयनिक रिएक्शन ना फास्ट होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है एसिडिफिकेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो स्लो है। अगर आप दूसरा देखो तो AgNO3 and NaCl, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक को सॉल्यूशन में आयन फॉर्म में मौजूद है, जस्ट एक दूसरे के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम को अगर आप लोगों ने देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते, वो हमारे पास मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड का कोर बना लेता है, तो ये भी नहीं है। तो
यहाँ पर अगर आप डेल्टा ऑप्शन रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए तो 5-6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा है? 157 में अगर आप देखते हो 157 में करेक्ट ऑप्शन है, बताओ कौन सा है? बीटा। अच्छा, इसके बाद आते हैं 158 with the main difference in the boiling point of H2O and methanol is due to। तो देखो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके साथ दो लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन है, और मिथेनॉल के साथ एक एक्टिव हाइड्रोजन है, बाकी की तो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 158 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बेटा? 158 में आप बोला करेगा बीटा, ठीक है? चल मत में होंगे। अच्छा, 159 है कि if the volume occupied by 2 gram of hydrogen gas at STP is 22.4 cube, then the volume under same condition occupied by 32 gram of oxygen gas। तो देखो बेटा दोनों 1 मोल के बने, और अगर मोल सेम हो, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है? सेम होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूब होगा। ये 1 जस्ट कंफ्यूजन के लिए गिवन है, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है। तो 159 में जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या है? बीटा है। अच्छा, when ice and water exist at equilibrium, increasing the applied pressure, the pressure shift the equilibrium position in which direction? तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है? आइस है, और इसका इक्विलिब्रियम है किसके साथ? वाटर के साथ, लिक्विड के साथ। अब बेटा यहाँ पर अगर हम क्या करें? प्रेशर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो वो चीज बनेगा जिसका वॉल्यूम क्या हो? कम हो। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आइस की डेंसिटी ज्यादा है, कम है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। और वाटर की डेंसिटी कम है क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है? कम है। तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। वो चीज बट ये जस्ट एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे है। अगर नेक्स्ट सपोज मैं यहाँ पे क्या लूं? वाटर और क्या वेपर का, ठीक है, इसके वेपर का इक्विलिब्रियम। अब प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो वाटर की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। तो हमारे पास वो चीज बनेगा जिसका वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर या फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो 160 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? 160 में एल ऑप्शन और ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद आता है कि फॉर द रिडक्स रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन की और आपसे बोलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूस जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो कौन सा एजेंट होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब है कि इसमें से किसका क्या हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखते हो तो के आई में अगर आप देखते हो तो के आई कहाँ पे गया है? I2 में गया है। यहाँ पर ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है। तो देखो बेटा इसने क्या क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि नहीं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बाकी सजी इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसने किसके बारे में पूछा है? लॉस किया है सर इसने, यार इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड दो चीजें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन से होता है? रिड्यूसिंग। अच्छा, कंसीडर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिएक्शन। ओपन कंटेनर है तो ओपन कंटेनर के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ठीक है। तो वंस क्योंकि हम ये पास पेपर में भी एमसीक्यूज आया था, बहुत ज्यादा डेटा दिया था, और ओपन कंटेनर लिखा था, स्टूडेंट ने उसका आंसर भी निकाला था। तो पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड, उसने फर्स्ट में लिखा था कि इन ओपन वेसल ये केपी और केसी का वैल्यू और ये पॉइंट और, तो मैं का ओपन कंटेनर, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही है कि सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो 162 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? 162 में डेल्टा ऑप्शन ठीक है। थैंक यू बेटा। जी सर।